डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज हमेशा की तरह फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक चुनिंदा कमोडिटी, और आज सिर्फ सिंगल कमोडिटी पर बात नहीं होगी बल्कि पूरे कमोडिटी सेगमेंट की बात होगी। आज बात होगी खाद्य तेलों की। खाद्य तेलों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, इसमें तेजी या फिर मंदी, क्या कहते हैं घरेलू बाजार के समीकरण और क्या कहते हैं विदेशी बाजारों के समीकरण। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योति कांडा जी श्री गंगानगर से, आप एक्स कोइट हैं, आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी जी, आप चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। सबसे पहले ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा जी। सरसों का हालांकि सीजन तो चला गया, किसानों की फसल तो निकल करके कपटी आड़तियों के पास और सरकार के पास चली गई। जी जी। जब सरकार जिस समय पर फसल का समय आया उस समय पर एमएसपी के भी नीचे बिक रही थी। जब फसल किसान के से निकल करके और मंडी आड़तियाज के पास में आ गई, स्टॉकिस्ट के हाथ में आ गई, सरकार ने जब उसकी खरीदारी कर ली तो उसके ठीक 3 और 4 महीने के बाद में भाव 7,000 रुपए के ऊपर। इसको कैसे आप देखते हो? देखिए सर, भारत में सरसों तिलहन की सबसे बड़ी क्रॉप है जी, और सरसों जो है वो बहुत तायत से बीजी जाती है राजस्थान में सबसे ज्यादा। आप देखिए कि इसका इनपुट स्टार्ट होता है जनवरी मिड से लेके जनवरी के लास्ट वीक में इसका मार्केट में किसान अपना माल लाना शुरू करता है और फरवरी में काफी इलाके में आ जाती है। मार्च में लगभग पूरे देश में सरसों की आवक शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब इसका लिंक अपन यूं करें कि जब शुरुआत में सरसों आती है तो वो खेत से गीली सरसों के रूप में आती है। ठीक है। गीले का मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है। उस मॉइस्चर कंटेंट पे स्टॉक करना सभी के बस की बात नहीं है। हाँ। सरकार की जो खरीद है उसके नॉर्म्स है, हाँ। उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लो रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। ताकि जब अपने होली के बाद का जो मौसम आ जाता है, मिनिमम 35-40 डिग्री का जो टेम्परेचर है, हाँ, उसमें सरसों थोड़ा सा अपना मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम हो जाता है। ठीक है। तो सरकार के जो नॉर्म्स है उसके नॉर्म्स की सरसों बाजार में अप्रैल में आनी शुरू होती है, तब तक उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है। ठीक है। और किसान को बेचने की जल्दी रहती है। हाँ। और उसको मॉइस्चर का जो बड़ा हुआ है उससे वजन बढ़ता है सरसों का, लेकिन आप उसका दाम भी मिलता है। 5650 और 4800 रुपए के आसपास पे भाव मिलना किसान को, और 4800 4900 यही भाव चला। निश्चित तौर से कम भाव है। हाँ। सरकार की खरीद का किसान इंतजार नहीं करना चाहता। हाँ। वो मार्केट में लाके बेचने को उत्सुक रहता है। हाँ। आज एक किसान के पास बहुत बड़ा फील्ड है। हाँ। उसके घर में अगर जो 200 क्विंटल सरसों हो गई है, हाँ। सरकार की लिमिटेशन तो 40 क्विंटल की है, तो वो बाद वाली सरसों को उसको बाजार में ही बेचना है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी। पूरी नहीं बेच पाएगा ना, पूरी नहीं बेच सकता कोई भी किसान। लेकिन किसान को हरियाणा के गिरदावरी अंदर तो लेनी हमने पड़ती ऐसा नहीं देखा। है। ये सब जगह है। अच्छा। उसको किसान को अपने इलाके के पटवारी से गिरदावरी लेनी पड़ती है कि उसने सरसों बीजी है। लेकिन वो तो सरकार तो कहती है कि दाना दाना खरीदा जाए। नहीं साहब, यही दो बात है। अच्छा, अतुल जी भी हैं हमारे साथ में। अतुल जी, आप तो इस समय पर चेयरमैन हैं एशियन पाम अलायंस के, और पाम ऑयल को लेकर के काफी लड़ाई जरूर देखने को मिली है और एक विरोधाभास भी जरूर रहा है कि जी विदेश से पाम ऑयल आता है, उसको हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग खाद्य तेलों के बीच में उसकी मिक्सिंग की जाती है, और वो कहीं ना कहीं किसानों को उसका जो उचित दाम है उसकी फसल का वो नहीं मिल पाता है। बहरहाल सोयाबीन को भी लेकर के कमोबेश यही स्थिति पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। सोयाबीन इंडस्ट्री को आप किस नजर से देखते हैं, और साथ ही साथ आप इस समय पर पाम ऑयल इंडस्ट्री को किस नजर से देख रहे हैं?
देखिए, पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा तेल है हाँ। और हिंदुस्तान में भी इसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट जितने सारे तेल हैं उनमें से 40% पाम ऑयल का कंजम्पशन है। बिल्कुल। और जो आपने एक चीज बोली ना कि पाम ऑयल के अंदर दूसरे तेल मिक्स होते हैं, हाँ। आज की तारीख में आपको सुन के थोड़ा ताज्जुब होगा हाँ। कि पाम ऑयल आज की तारीख में सबसे महंगा तेल है, सबसे सस्ता तेल नहीं है। ये गलत फहमी है और मैं देखता हूँ काफी लोगों को ये गलत फहमी होती है। आज जैसे पामोलिन का दाम है 125 रुपए किलो हाँ। और सोयाबीन वगैरह के 120 वगैरह के आसपास है, 120-21। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि पामोलिन किसी और में मिक्स हो रहा हो। हाँ। अब और चीजें कोई इसमें मिक्स हो जाए तो वो अलग बात है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता, और पाम ऑयल को हिंदुस्तान को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आज जब 40% आपकी डिपेंडेंस पाम के ऊपर है आपके कंजम्पशन में, हाँ। तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ। सोयाबीन और को जहाँ लेकर तक आपने सोया की भी बात की, मैं सोया पे भी जरूर बोल दूं हाँ। कि सोयाबीन का जो है ना, हिंदुस्तान करीबन 3-3.5 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करता है। हाँ। तो अब तो चूंकि इंपोर्ट की ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी और समझिए 27.5% के आसपास इंपोर्ट की ड्यूटी हो गई है। हाँ। पर जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो ये कि सोयाबीन को जो आप क्रश करते हैं तो उसमें 80-82% खली बनती है, जिसको हम लोग सोया डीओसी बोलते हैं। हाँ। और बैलेंस केवल 18% ही तेल होता है। तो ठीक है। सोयाबीन जो है वो डीओसी की क्रॉप है, ऑयल की क्रॉप नहीं है, वो प्रोटीन क्रॉप है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने जो मक्के के ऊपर इतना थ्रस्ट किया हुआ है एथेनॉल बनाने के लिए, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है DDGS। DDGS आज की तारीख में बहुत नीचे दाम में बिक रहा है और उसके चलते सोया डीओसी बहुत ज्यादा पिट रही है। अच्छा। अल्टीमेटली इसलिए देखिए, सोयाबीन के भी दाम आज भी पूरे MSP के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज। जी हाँ जी। जी, ड्यूटी की आपने बात की। यहाँ पर जैसे कांडा जी बात ये भी निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाई है खाद्य तेलों पर, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर में हमने ये देखा है एक जंप आया है खाद्य तेलों के अंदर में, और त्योहारी सीजन के चलते डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे के अंदर में ये और डाउट है कि जो 20-25 रुपए का एक जंप हमने प्रति लीटर यहाँ पर आते हुए देखा है, ये और तेज हो सकता है। तो सरकार के ऊपर अब ये बर्डन भी आ गया है कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए। जो सरकार ने ड्यूटी का स्ट्रक्चर उनके हिसाब से सरसों के टाइम पे लगाना चाहिए था, हाँ। वो नहीं लगाया। अब सोयाबीन MSP से ऑलरेडी 500 रुपए नीचे बिक रही है जी। और सोयाबीन पे इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज का इफेक्ट भी आ गया, उसके बावजूद भी नीचे बिक रही है जी। तो इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर में कोई भी कमी सरकार को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बल्कि कैसे हम सोयाबीन प्रोड्यूसर इलाकों को, उन किसानों को MSP के साथ उनका माल बिकवा सके, उस नीति पे विचार करना चाहिए। तो सोयाबीन के एक्सपोर्ट में क्या दिक्कत आ रही है? सोयाबीन DOC एक्सपोर्ट में CO उसके रेट्स की और डिमांड की बात है जी। उसके रेट जो हमारे रेट्स हैं उस रेट में इंटरनेशनल में उसकी डिमांड घटी है। बाकी पूरा इस स्ट्रक्चर पे अतुल भाई इज मोर एक्सपर्ट, वो बताएंगे कि कितनी डिमांड पहले से कम हुई। अतुल जी सोयाबीन के एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कत है क्या? क्यों नहीं उसके अंदर में हम ग्रोथ ले पा रहे? नहीं, डेफिनेटली दिक्कत है। आप ये समझ के चलिए कि आज की तारीख में लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राजील, अर्जेंटीना और USA में जी सोयाबीन की जो क्रशिंग हो रही है जी, वो ऑयल के लिए हो रही है। तो जो मील है वो डिस्काउंटेड है वर्ल्ड मार्केट में। हाँ। और हिंदुस्तान की मील जो है वो वर्ल्ड मार्केट में आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है बिकने की, अनलेस एंड अनटिल कि उसको कुछ इंसेंटिव दे गवर्नमेंट और उसको इंसेंटिवाइज करके हिंदुस्तान से बाहर करे। हाँ। तो जब तक वो नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि ये इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको खरीदना थोड़ा तकलीफ रहेगी। और अब वक्त तो चला यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे कि इस समय पर विश्व बाजार क्या कहता है
और इस समय पर विश्व में सरसों और सोयाबीन का उत्पादन का आंकड़ा क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। लौटते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ये तुम्हारा खेत नहीं, तेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे डिस्कशन को हम लेकर के चलें, आंकड़ों पर नजर डालें और साथ ही प्राइस डिस्कवरी की तरफ भी हम बढ़ें। पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए तिलहन सबसे शानदार फसलों में गिनी जाती हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 4.1% की वार्षिक दर से वृद्धि की है। इस वृद्धि दर के साथ इसने वैश्विक कृषि और पशुपालन क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 दशकों के दौरान घरेलू मोर्चे पर भी तिलहनी फसलों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, बल्कि 2015-16 के बाद इसमें 7% से भी अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अलसी, कुसुम, सोयाबीन, अरंडी और नाइजर जैसी 9 तिलहनी फसलें उगती हैं। भारत की गिनती तिलहन के बड़े देशों में होती है। अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद वनस्पति तेल की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ही है। कुल तिलहन का 20.8% रकबा भारत के पास ही है और भारत में भी कुल जोत के 13% हिस्से पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा तब है जब तिलहन का 70% से भी अधिक रकबा वर्षा आधारित है। हमारा देश तिलहनी फसलों का बड़ा निर्यातक है। 2023-24 के दौरान हमने 1437 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तिलहन और 1714 मिलियन डॉलर के ऑयल मिल्स निर्यात किए। इस निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 7% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत सरकार खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। खास तौर से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत 2029-30 तक पाम तेल के उत्पादन का लक्ष्य 28 लाख टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा तिलहन उद्योग को प्रोत्साहित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। ज्योति जी, पाम ऑयल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान के अंदर अब हो रहा है और 28 लाख मीट्रिक टन का ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि इसका एक टारगेट है। यह टारगेट को अचीव करना है। आत्मनिर्भर खाद्य तेलों के अंदर बनने का केवल मात्र रास्ता पाम ऑयल से होकर के जाता है या और भी मेजर्स हैं? वेल, पाम ऑयल एसेंशियल ऑयल है खाद्य तेल में और पाम ऑयल प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा तेल देता है। अगर पाम की हम खेती करते हैं तो लगभग 3.5 से 4 टन पर हेक्टर हमको तेल मिलता है और सरसों की खेती करते हैं तो 3.5 से 4 क्विंटल ही तेल मिलता है, जो कि हाईएस्ट है। अच्छा, अभी आपको बताया अतुल जी ने कि सोयाबीन को तो आप तेल नहीं मान के डीओसी से मान के चलिए, तो सबसे ज्यादा तेल अभी फिलहाल सरसों में है। ठीक है, तो उससे 10 गुना तेल प्रति हेक्टर हमको पाम ऑयल से ही मिल सकता है। हाँ ठीक है। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो तेल तिलहन में, तो हमें सबसे ज्यादा पाम पे ही ध्यान देने की जरूरत है और उसके साथ साथ सरसों की इंक्रीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा हो सकता है पाम, जैसा कि हम देखते हैं। तो इसको निश्चित तौर से बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम विदेश से मंगाने की बजाय अपने यहाँ ज्यादा पैदावार कर सकें। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था ज्योति जी, तकरीबन 450 लाख मीट्रिक टन के आसपास पूरे खाद्य तेल का उत्पादन है भारत का, हिंदुस्तान का, जिसमें 100-125 लाख मीट्रिक टन सरसों आ जाती है, 100-125 लाख मीट्रिक टन आपका सोयाबीन का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, 130 लाख मीट्रिक टन के बिल्कुल। तो उसके बावजूद क्या इतनी कमी पड़ जाती है हिंदुस्तान के अंदर कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है? और दूसरी चीज़, जैसे पाम ऑयल की डिस्कशन चली है, अतुल जी के पास भी इस क्वेश्चन को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि पहले पाम ऑयल को हम मानते थे कि इसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट नहीं है और खाने के ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है और बहुत ही चीप माना जाता था इसको। और
हिंदुस्तान के अंदर जो सरसों का तेल पैदा होता है, मुझे लगता है वो किसी अमृत से कम नहीं है। तो इसको किस नज़र से देखा जाए? क्या हम अपनी ही जो मार्केट है, अपना ही जो प्रोडक्शन है, अपनी ही जो प्रोडक्टिविटी है, अपना ही जो अमृत तेल है, उसकी मार्केट को खत्म कर रहे हैं? जी, आप देखिए कि जो भारत की तिलहनी फसलें हैं जी, उसमें हम प्रमुखता से सरसों की बात करें जी, तो हम ये बाजार में कह सकते हैं कि सरसों तेल ही नहीं, एक औषधि भी है। बिल्कुल। सरसों को मैंने आप इसीलिए अमृत देखिए, शब्द का कोरोना पीरियड में जी, जिस तरह से सरसों तेल उपयोग करने की बातें की गई, हाँ, सरसों तेल लगाने की बात की गई, जी, वो अपने आप में एक औषधि का काम किया। बिल्कुल, तो इस तरह का इसमें ओमेगा 3 है जो हेल्थ के लिए बहुत शानदार है। बिल्कुल। तो ये चीजें हमारी फसलों में पाई जाती है। हाँ, उनके मुकाबले उनके इंग्रेडिएंट्स हमारे से वीक है। जी, दूसरा, मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपकी बात को। हाँ। आपने जो आंकड़ा दिया वो तिलहन का दिया, 450 जी, लाख। तिलन का माफ कीजिए। इससे हम तेल हिंदुस्तान में 70 से 75 लाख टन बना पा रहे हैं जी, ठीक है। और हमारा इंपोर्ट 160 लाख टन से भी क्रॉस कर रहा है। हमारी जरूरत 250 लाख टन के आसपास जा रही है। ठीक है। तो हम 1/3 भी अपने यहाँ उसका नहीं बना पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। हाँ, 2/3 हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा ठीक है। है। ऐसे में पाम की खेती ही बेस्ट ऑल्टरनेट है कि ज्यादा हम तेल पाम से ले पाए। और ठीक है। पाम 90 लाख टन का इंपोर्ट गत वर्ष भारत में हुआ। हाँ, तो 90 लाख टन के मुकाबले अगर हम 15, 20, 25, 30 धीरे धीरे इंक्रीज करें हाँ। तो हमें अपनी कंट्री से अपना तेल मिलेगा। अतुल जी, जो मेरा सवाल ज्योति जी से था वही आपसे भी है। कांडा साहब भी बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। हाँ, मस्टर्ड को डेफिनेटली हिंदुस्तान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हाई ऑयल बेरिंग सीड है। हाँ। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का मस्टर्ड की एक यूनिक क्वालिटी है वो पंजेंसी की, और इसका कंजम्पशन में कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, जो पाम भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो वो है NMEO पाम, हाँ, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड डेवलपमेंट ऑफ पाम, जिसमें 11,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने पैसा आवंटित किया है इसके लिए। जी, उसके तहत गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि 2030 तक टारगेट है कि 2.8 मिलियन टन यानी कि 28 लाख टन के आसपास पाम ऑयल का उत्पादन होगा। जी, तो मैं समझता हूँ इस तरफ काफी एग्रेसिवली गवर्नमेंट काम भी कर रही है और इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। जो प्लांटेशंस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जी, उसका तेल आपको दिखाई देने लग जाएगा 1-2 साल के अंदर, क्योंकि 4 से 5 साल लगते हैं पाम के ट्री को फ्रूट आने में। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट राइट ट्रैक पे है। हाँ, बट एक ये मस्टर्ड की तरफ अपने को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, पाम और मस्टर्ड की तरफ। 95 लाख मीट्रिक टन के आसपास का इस बार पूरा एडिबल ऑयल कंपोनेंट हम देख रहे हैं उत्पादन होगा। यहाँ पर तेल की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर में दिखाई दे रही है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लगता है ये प्राइसेस को लेकर के जो एक जंप जो आया है अभी हाल फिलहाल के अंदर में 1.5-2 महीने में, क्या ये कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगा नेक्स्ट सीजन तक, 2025 फरवरी-मार्च तक? नहीं, एक चीज आप समझिए कि जो प्रेशर आया है ना, जरूरत से ज्यादा इंटरनेशनली भी बाजार दबे हुए थे और हिंदुस्तान के भी बाजार जरूरत से ज्यादा दबे हुए थे। अच्छा। 90-95 रुपए का तेल हाँ, हम लोगों ने अपने अर्बन कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा पैम्पर किया है ओवर द इयर्स। जी, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आज की तारीख में हमारा जो किसान है तो पैसे उसको भी मिलने चाहिए। जी, तो आज 120-25 रुपए का अगर तेल हो गया है, हाँ, तो मैं नहीं समझता ये बहुत ज्यादा महंगा है। इसको आप ट्रीट करिए कि ये न्यू नॉर्मल है। ओके, अगर हिंदुस्तान 26 मिलियन टन तेल खाता है, उसमें से 16-16.5 का इंपोर्ट होगा, हाँ, तो अपना खुद का जब तक प्रोडक्शन आज जो 9.5-10 लाख टन है, 10 मिलियन टन है, जी, इसको तो बढ़ना ही पड़ेगा। जी। वक्त हो गया एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और रैपिड फायर, बिल्कुल खाद्य तेलों के ऊपर पे रैपिड फायर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे भाव क्या रहने वाले हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें
खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब बात रैपिड फायर की करते हैं और जल्दी जल्दी से सवाल लेंगे, जल्दी जल्दी से जवाब लेंगे। ज्योति जी, ये रैपिड फायर है जी। और मेरा पहला सवाल आपसे, सोयाबीन फार्मर्स को क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए? सोयाबीन फार्मर्स को वेट करना चाहिए। अभी आने वाले समय में त्योहारी सीजन के बाद भाव में अच्छा देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट भी आगे डीओसी की डिमांड में आ सकती है, कुछ वेट करना चाहिए। अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है आप सब? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल अतुल जी, ये रैपिड फायर है और रैपिड फायर में मेरे चंद सवालात हैं आपसे जिनका हमें जल्दी जल्दी जवाब चाहिए आपसे। मस्टर्ड में अपर साइड आप क्या लेवल देखते हैं इस सीजन में? मस्टर्ड सीड तो अभी देखिए, सबसे ज्यादा मस्टर्ड सीड तो आज गवर्नमेंट के हाथ में है जी। आज गवर्नमेंट ऑलमोस्ट मतलब समझिए 20-22 लाख टन से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में है जी। तो मस्टर्ड का क्या प्राइस होगा ये केवल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। अगर नैफेड और हैफेड को गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे कि आप ऑफलोड करिए मार्केट में, तो मैं समझता हूँ बाजार वैसे ही दब जाएगा। तो क्या लगता है इस साल के अंत तक ऊपर जाने की उम्मीद या दीपावली तक ऊपर जाने की उम्मीद? क्या भाव? देखिए, चारों के चारों इक्के गवर्नमेंट के हाथ में हैं। अच्छा। अगर गवर्नमेंट नैफेड और हैफेड को बोलती है कि मार्केट में आप रिलीज कीजिए और एग्रेसिवली रिलीज कीजिए, तो मैं समझता हूँ ये बाजार इस लेवल से ऊपर जाने में बहुत ताकत लगेगी। जी। ज्योति जी, दीपावली तक आप क्या प्राइस देखते हैं मस्टर्ड का? देखिए साहब, बात तो सारी की सारी सेल्स पे है कि नेफेड कितना सेल करता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से चूंकि रेडी में मस्टर्ड ऑयल की दीपावली पे सबसे ज़्यादा सेल मस्टर्ड ऑयल की होती है। इस सब को देखते हुए अभी 5 से 10 रुपए किलो सरसों तेल में बढ़ने की गुंजाइश मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट में रेडी में तेल की शॉर्टेज है इस वजह से। अतुल जी, किसानों को अच्छा प्राइस मिले, क्या इंपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। अगर आप 500 रुपए या 700 रुपए किलो का तेल खाने को तैयार हैं तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बात थोड़ी फनी है, क्योंकि आज की तारीख में आपका 60% डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये सोचना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा कि इंपोर्ट को बैन किया जाए, वरना हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, इस बार सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी? सोयाबीन का जो फार्मर है उसको वेट एंड वॉच की स्थिति बनानी चाहिए। अभी मार्केट में माल आना शुरू हुआ है, एकदम से सारा माल नहीं लाए, थोड़ा रुक के लाए, थोड़ा धीरे धीरे लाए, माल को सुखा के लाए, स्टोरेज करे खुद, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एमएसपी के बराबर उनको भाव मिल सकता है। अच्छा। अतुल जी, मेरा लास्ट ये सवाल है आपसे, पाम ऑयल का सरसों और सोयाबीन पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, पाम ऑयल में जहां तक पाम का सवाल है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का, उसने आज की तारीख में B35 यानी कि डीजल में ब्लेंडिंग 35% की कर रखी है और 1 जनवरी से उनका कहना है कि हम इसको 40% ब्लेंडिंग या B40 जिसको बोलते हैं वो कर देंगे। अगर तो वो लोग ये करते हैं तो ये डेफिनेटली बाजारों के लिए थोड़ा बुलिश फैक्टर रहेगा। बट मैं समझता हूं कि इस लेवल पे पाम इज लूजिंग डिमांड, तो पाम को अभी ऊपर भागने की थोड़ी गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं इतने ऊंचे लेवल पे पाम को एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। तो जितनी कोर डिमांड है, जैसे हिंदुस्तान की समझ लीजिए पाम की कोर डिमांड तकरीबन 6 मिलियन टन की है साल की, या 6 लाख टन समझ लीजिए, 6 लाख टन महीने की। तो उतना तो पाम आएगा, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पर जो बैलेंस ऑयल है वो या तो सन आएगा या सोया आएगा।
जी। सोया की मिलकत में कोई तकलीफ नहीं है, सन की मिलकत में भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक बात है। आप दोनों ही खास मेहमान जुड़े रहे, इसके लिए आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बीते सप्ताह जो हमने आपसे सवाल किया था उसके जवाब को जानने का, विनर को घोषित करने का और साथ ही आज के सवाल का, आज का जो सवाल है, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, वनस्पति तेलों की अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए तीसरा स्थान, बी चौथा स्थान, सी पांचवा, डी छठा स्थान। आप हमें अपने जवाब अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर भेज सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जवाब जो हैं आपको शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे तक भेजने हैं, यानी कि 24 घंटे में। और अब जो पिछले सप्ताह आपसे सवाल किया था उसका जवाब जानने का, और विनर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सवाल था चने की पहली बार खेती कहां हुई थी, और सही जवाब और ऑप्शंस जो आपसे पूछी गई थी वो थी ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी मध्य पूर्व में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब मध्य पूर्व देशों में, और विनर आपकी स्क्रीन पर। आप दोनों ने Thank you, ऐसी जानकारियां दी हैं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ना सिर्फ आड़तियां हैं, कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फायदा होगा, उनको इस प्रोग्राम से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिला होगा, बल्कि दूसरे तरफ अगर देखें तो किसान भी यहाँ से मुनाफा बना पाएंगे। आप दोनों ही खास मेहमान जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।